आप देख रहे हैं केवल सच। डॉक्टर एक ऐसा शब्द है जिस सभी के ज़ुबान पे या फिर किसी के कानों में आवाज़ अगर ये जाती है तो सब जानते हैं कि मरीज़ अगर बीमार है तो निश्चित डॉक्टर का नाम सुन के या हॉस्पिटल का नाम सुन के उनके जहन में एक बात आती है कि अब मुझे राहत मिलेगी। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है। बहुत ही शर्मिंदगी वाली घटना घटी है यहाँ बगहा अनुमंडल के अंदर, बगहा अनुमंडलीय अस्पताल के द्वारा जो लापरवाही बरती गई है। एक आदमी की जान ऑक्सीजन के बिना चली जाती है। ऑक्सीजन नहीं होने के कारण और डॉक्टरों की लापरवाही के कारण इंसान की जान चली जाती है। आइए हम आपसे बात कराते हैं स्वर्गीय बाबूलाल शर्मा जी के पुत्र, उनके बेटे से, जो बताएंगे आपको हाल कि क्या हुआ उनके साथ वहाँ बगहा अनुमंडलीय अस्पताल में। क्या नाम हुआ आपका? जी, नंद किशोर शर्मा। क्या हुआ था बगहा अनुमंडल अस्पताल में आपके साथ? देखिए, सुबह तो पापा जी का तबीयत ख़राब हुआ 5 बजे और उसके बाद हम लोग लेके गए, वहाँ पे चेकअप हुआ और हम लोग को रेफ़र कर दिया गया बेतिया से। हम लोग कुछ दवा करा के आए, ठीक ठाक था। और हम लोग जब बेतिया पहुँचे ना सरकारी हॉस्पिटल में, तो वहाँ भी ये बगहा से भी बदतर है। वहाँ उसके सामने लगभग ठेवना भर का पानी चल रहा है। वहाँ पे मरीज़ कैसे जा रहा है, कैसे जा रहा है, हम आप क्या बताएं। फ़ोटो भी नहीं खींचे कि हम आपको व्याख्या कर पाएँ। इतनी बदतर स्थिति है वहाँ का भी। और बगहा तो क्या बताएं आपको, पिताजी का मेरा देहांत हो गया। इतनी लापरवाही है। हम लोग शाम को लेके गए लगभग 9-10, साढ़े 9 बजे के करीब में। कितने तारीख की बात है ये? जी, ये 30 तारीख को शाम की बात है। और हम लोग लेके गए वहाँ पे। उसके बाद से शुरुआत किस चीज़ से हुआ था? पिताजी को परेशानी क्या थी? शुरू में 5 बजे भोर में पापा जी का सीने में दर्द हो गया था और हम लोग लेके गए बगहा हॉस्पिटल में। तो वहाँ कुछ दवाइयाँ हुई, कुछ चेकअप हुई। उसके बाद से हम लोग को रेफ़र कर दिया गया बेतिया रेफ़र करने का कारण बताया डॉक्टर? वहाँ पे सुविधा उपलब्ध नहीं हुई, इसलिए तो रेफ़र किया गया होगा। कुछ नहीं बताया हम लोगों को। बेतिया जाने के बाद क्या हुआ वहाँ बेतिया हॉस्पिटल में? बेतिया लेके गए हम लोग, वहाँ भी कुछ नहीं हुआ। ऐसा ही चेकअप हुआ और ECG 10:30 बजे होगा, फलाना चेक 11 बजे होगा, रिपोर्ट 3 बजे आएगा। इमरजेंसी में भी ये कहने का क्या मतलब है डॉक्टरों का? जब इमरजेंसी होता है तो उसका इलाज तुरंत होना चाहिए। मतलब बेतिया अस्पताल में जाने के बाद आपके साथ इनके पिताजी का ECG भी नहीं किया गया, जो कि इमरजेंसी वार्ड में हमेशा उपलब्ध रहना चाहिए, और वहाँ ECG नहीं किया जाता है और बता दिया जाता है कि 10 बजे के बाद कार्रवाई की जाएगी या फिर इलाज जो भी है वो 10 बजे के बाद किया जाएगा। तो वहाँ से फिर आप कहाँ गए? वहाँ से हमारे रिलेटेड एक हैं, उनके पास गया। वो लोग इलाज किए, थोड़ा सा राहत हुई और वो अपने माध्यम से पूरे बेतिया में जहाँ जहाँ चेकअप होता है, हार्ट का और अथवा के भी चीज़ का, ECG का और CT स्कैन का, ये वो अपने माध्यम से कराए। और बाद में अमरनाथ गुप्ता जी के यहाँ इलाज हुआ। पापा जी वहाँ से ठीक हो गए। हम लोग शाम को 7 बजे आए। उसके बाद से पापा जी की हालत 9 बजे करीब में बिगड़ गई और सांस उल्टा होने लगा, दम फूलने लगा। हम लोगों के पास कोई साधन नहीं था, बाइक से हम लेके गए अनुमंडलीय अस्पताल बगहा में। वहाँ जाने के बाद से डॉक्टर कहीं बैठ के गप्पे मार रहे थे और एम्बुलेंस वाला इधर उधर घूम रहा था। हम बोले कि ऑक्सीजन चढ़ाइए। ऑक्सीजन था, सिलेंडर था, लेकिन उसमें ऑक्सीजन नहीं था। और उसमें लगा के और चालू किया, लेकिन उसमें ऑक्सीजन आ ही नहीं रहा था। पापा जी का दम घुट। खाली सिलेंडर का मास्क लगा दिया गया आपके पिताजी के मुंह पे, ऑक्सीजन आ ही नहीं रहा था उसके अंदर। देखिए ये अब बगहा अनुमंडल अस्पताल का हाल। खाली सिलेंडर के जो मास्क होता है वो पेशेंट के मुंह पे लगा दिया जाता है। जिस पेशेंट के सीने में दर्द है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, उस पेशेंट को खाली ऑक्सीजन लगा दिया जा रहा है। जबकि बगहा अनुमंडलीय अस्पताल में कुछ महीने पहले ही अभी ऑक्सीजन का प्लांट लगा है। कोविड सेशन बीतने के बाद जो ऑक्सीजन की परेशानी हो रही थी, उस बीच और यहाँ के माननीय ने ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन भी किया था। उसके बावजूद यहाँ ऑक्सीजन की कमी है बगहा अनुमंडलीय अस्पताल में, और आसपास के क्षेत्र इलाकों में भी ऑक्सीजन की कमी है। फिर क्या हुआ उसके बाद आपके साथ? तो ऑक्सीजन नहीं मिल पाया और हम लोग वहाँ से हम लोग को रेफ़र कागज़ मिल गया कि जब यहाँ ऑक्सीजन नहीं है तो बेतिया जाओ। फिर बेतिया जाके हम लोग क्या करते हैं। और उसके बाद से एम्बुलेंस वाला को भी बोला गया। वो 3 एम्बुलेंस वहाँ खड़ा था, लेकिन 2 में ड्राइवर नहीं था, 1 में ड्राइवर था। वो भी बोल रहा है स्टार्ट नहीं होगा। हम बोले कि अगर स्टार्ट नहीं हो रहा है तो तत्काल के लिए तुम स्टार्ट करना बनाओ और पापा जी को ला के सुलाते हैं और इसमें जो ऑक्सीजन होगा वो ऑक्सीजन लगा दो।
वो मानता ही नहीं था, बोल रहा कि यार ठीक है अभी करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। इतनी देर में पापा जी का देहांत हो गया और हम लोग चिल्लाने लगे। और बाहर जो SBI रोड के बगल में प्रशासन थी, वो एक बार भी पूछने नहीं आई कि हाँ क्या परेशानी है, क्या दिक्कत है, क्यों हल्ला कर रहे हो, क्यों इतना चिल्ला रहे हो। कोई कुछ नहीं बोलने आया। और बाद में मैंने देखा वहीं पर खड़ा होकर सब प्रशासन फ़ोटो खिंचवा रहे थे। बताइए ये कितनी शर्म की बात है कि जिस हॉस्पिटल में, जिस अनुमंडलीय अस्पताल में, जिसका क्षेत्र लगभग यहाँ से 12-15 गाँवें जुड़ती हैं जिस हॉस्पिटल से, वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी से किसी की मौत हो जाती है। हॉस्पिटल प्रशासन, जो भी अधिकारी या फिर जो भी डॉक्टर वहाँ मौजूद हैं, उनकी लापरवाही, एम्बुलेंस वाले की लापरवाही की वजह से किसी की जान चली जाती है। ये बेहद ही शर्मनाक घटना है बगहा अनुमंडलीय अस्पताल की तरफ से। इसके पीछे निश्चित रूप से कहीं ना कहीं अनुमंडल प्रशासन जो है, हॉस्पिटल की प्रशासन है और आम जनता भी जिम्मेदार है कि जो अपने हक़ के लिए आवाज़ नहीं उठा पा रही है। आज इनके पिताजी के साथ जो घटना घटी है वो आपके साथ भी घट सकती है, किसी के भी साथ घट सकती है। तो ऑक्सीजन की समस्या सबसे बड़ी समस्या है। बताइए खाली सिलेंडर को किसी के मुंह पे लगा दिया जाए, जिस इंसान को सांस लेने में परेशानी है। अब क्या ही कहा जाए बगहा अनुमंडल अस्पताल के बारे में। मैं हूँ बगहा अनुमंडलीय अस्पताल में। पिछले वीडियो में आपने देखा बहुत ही गंभीर आरोप लगाए गए थे अनुमंडल प्रशासन के ऊपर, अनुमंडल अस्पताल के ऊपर, जिसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है ऑक्सीजन नहीं रहने के कारण। तो आज यहाँ मौजूद हमारी टीम, केवल सच की टीम यहाँ मौजूद है आपको पूरा प्रकरण सुनाने के लिए। पूरा प्रकरण हम दिखाएंगे आपको हॉस्पिटल के अंदर चल के। ये हॉस्पिटल का नज़ारा है, आप देख रहे हैं सामने, यहाँ बगहा अनुमंडलीय अस्पताल है। बहुत सारी कमियाँ हैं, बहुत सारी खूबियाँ भी हैं, जो हर चीज़ आपको हर दृष्टि से दिखाया जाएगा। हमारे कैमरामैन आपको दिखा रहे हैं ये पूरे हॉस्पिटल का नज़ारा। ये है बगहा अनुमंडल अस्पताल। हम अगली बातचीत करेंगे अनुमंडल प्रशासन के उपाधीक्षक श्री A.K. तिवारी जी से। अभी इसके पहले वाली न्यूज़ में मैंने आपको बताया था, जैसे मेरी बात हुई थी स्वर्गीय बाबूलाल शर्मा के बेटे से, जिन्हें बताया, आरोप लगाया था हॉस्पिटल पे कि ऑक्सीजन नहीं होने के कारण उनकी जान चली गई। डॉक्टर्स ने यहाँ उनका साथ नहीं दिया, डॉक्टर की कमी के कारण, डॉक्टर की लापरवाही के कारण उनकी जान चली गई थी। तो हमारे साथ यहाँ हॉस्पिटल परिसर में मौजूद हैं हॉस्पिटल प्रभारी डॉक्टर अशोक कुमार तिवारी सर। तो हम इनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे ये प्रकरण कहाँ तक सही है। सर, जो आरोप लगाया गया है, जो बात बताया जा रहा है पीड़ित परिवार से, कहाँ तक सही है? उन्होंने कहा कि हॉस्पिटल में ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं था, तो आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मेरा पहला तो प्रश्न है कि मैंने इस पूरे प्रकरण का जांच किया है और डॉक्टर चंद्र कुमार उस समय ड्यूटी में थे, कुशल और योग्य डॉक्टर हैं। और वो मरीज़ सुबह में भी मेरे पास आया था इस हॉस्पिटल में और हार्ट अटैक का पेशेंट था, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हो गया था, उसको बेतिया भेजा गया था। अब किन कारणों से बेतिया से फिर वो लोग सामान्य घोषित करके भेज दिए, पता नहीं। लेकिन यहाँ पर डॉक्टर चंद्र कुमार बताया कि जब मरीज आया उस समय एक्यूट मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हो चुका था, मरीज़ को ऑक्सीजन दिया जा रहा था। ऑक्सीजन की कमी बिल्कुल नहीं थी, इसलिए कि वार्ड में एक और महिला को उस समय ऑक्सीजन दिया जा रहा था। और जो लोग ये बात फैलाए हैं कि ऑक्सीजन नहीं है, सो नहीं है। मेरे पास डी टाइप का सिलेंडर करीब 25 से 30 के संख्या में है और बी टाइप का सिलेंडर 380 के लगभग है। तो ये तो कमी हो ही नहीं सकती। उसके अलावा भी PSA प्लांट पर हम लोग काफ़ी करीब एक सप्ताह से काम कर रहे हैं और कल से PSA प्लांट भी काम करने लगा। उसके थ्रू भी बेड पैनल्स के माध्यम से अब ऑक्सीजन मरीजों को मिल रहा है। कुछ बेड पैनल्स पर लीक्स है, उसको हम लोग BMSICL को बोले हैं, वह उसको आकर ठीक कर रहे हैं। लेकिन मेरे अस्पताल में अभी 50 बेड पर ऑक्सीजन पैनल्स के थ्रू भी ऑक्सीजन आता है और उससे भी दिया जा सकता है। और जिस रात की बात है उस समय हम इसको ठीक कर चुके थे। और कमी रहती तो कर्मी, जो स्वास्थ्य कर्मी ड्यूटी पर था या जो चिकित्सक थे, वो पैनल के थ्रू भी ऑक्सीजन दे सकते थे। लेकिन चूँकि हाई कंसनट्रेशन ऑक्सीजन की ज़रूरत थी और हाई कंसनट्रेशन ऑक्सीजन डी टाइप सिलेंडर से दिया जा रहा था, अब मरीज के परिजन उसको लेकर सूंघ रहे थे, तो सूंघने से ऑक्सीजन का कंसनट्रेशन नहीं पता चलता है, वो फ्लो मीटर से पता चलता है, जो कि जो भी ऑपरेटर था उस समय। तो और सबसे बड़ी कमी क्या है कि मेरे पास पुरुष और महिला वार्ड अटेंडेंट बिल्कुल नहीं, महिला तो है भी, पुरुष वार्ड अटेंडेंट नहीं है। मानव बल की कमी है। ये अनुमंडल अस्पताल है और ये 100 बेड का अस्पताल है, जो कि मात्र अभी रेफरल के बिल्डिंग में ही चल रहा है, जिसका कुछ हिस्सा हम लेबर रूम और NBSU के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो सर, अभी आपके पास कितने डॉक्टर्स अवेलेबल हैं, कितने होने चाहिए और अभी कितने डॉक्टर्स हैं आपके पास?
सर मैं जानना चाहूँगा कि ऑक्सीजन प्लांट जो लगा है आपके हॉस्पिटल में, वो उसमें अभी बहुत तरह की बातें सामने आ रही हैं कि ऑक्सीजन प्लांट से अभी उत्पादन नहीं हो पा रहा ऑक्सीजन का, मशीनें बंद पड़ी हैं। तो सरकार इतनी खर्च करने के बावजूद भी क्या कारण है कि मशीनें ऑक्सीजन नहीं बन पा रही हैं? मशीनें तो उपलब्ध हैं आपके पास। हाँ, इसमें मैं यही कहना चाहूँगा कि बहुत दिनों से उसका MCV जो था, जो कंपनी लगा गई थी, वो 160 एम्पियर का था, जिस चलते कि वो जल गया था और उसके आगे इलेक्ट्रिसिटी जा ही नहीं पा रहा था। तो मैं जब से कार्यभार संभाला हूँ तो पहले उसका MCCB 250 एम्पियर का मंगा के उसमें लगा दिया है। और उसके बाद एयर ड्रायर में प्रॉब्लम था, वो अहमदाबाद से उसके टेक्निकल सपोर्ट टीम से बात करके मेरा जो यहाँ पर ऑपरेटर है उसको भी चालू कर दिया। उसका फ़ैन नहीं चल रहा था, जिसके कारण उसका टेम्परेचर 44 तक चला जाता था और उसके आगे कोई काम नहीं हो पा रहा था। तो उसको एयर ड्रायर को भी ठीक किया गया। अब उसका टेम्परेचर -3 डिग्री पर मेंटेन रह रहा है और ऑक्सीजन जनरेशन हो रहा है। कल भी रात में चला है और पहले भी चला, 93% तक सेचुरेशन आ रहा है। 2 टैंक फुल हो गया है और वहाँ से बेड साइड पैनल पर भी आ रहा है। कुछ एक पैनल्स में लीक है, जिसके बारे में हम लोग BMSI सील को लिखेंगे। निगेटिविटी की बात यह है कि चूँकि ये मेरे पास जो आया है ऑक्सीजन प्लांट, वो एयर शुद्धि द्वारा दिया गया है, डॉक्टर्स फॉर यू द्वारा दिया गया। और ये असेंबल्ड प्लांट है जिसमें कि वीनस का कंप्रेसर है, किसी और कंपनी का कुछ पार्ट है, किसी और कंपनी का कुछ पार्ट है, और पाइपलाइन जो बिछाया गया वो BMSI सील के द्वारा बिछाया गया। तो कोई एक संस्था इस काम को नहीं की है, पाइपलाइन किसी के द्वारा है, BMSI सील के द्वारा। ऑक्सीजन प्लांट जो है असेंबल्ड है, कोई एक कंपनी का नहीं है। तो अलग अलग त्रुटि आती है, हमको अलग अलग ऑपरेटर, अलग अलग संस्था से बार बार बात करना पड़ता है। ये सर पूरा जो मशीन जो लगा है, ऑक्सीजन प्लांट लगा है, आपके कहने के अनुसार कि ये असेंबल्ड है, किसी एक कंपनी के थ्रू नहीं लगा है, तो आपको परेशानी टेक्नीशियन की वजह से आ रही है। बार बार परेशानियों में आपको अलग अलग कंपनियों को कॉल करना पड़ रहा है। ये सबसे बड़ी समस्या क्या है कि इसमें मेरे पास कुशल तकनीशियन कम से कम 3 से 4 चाहिए, जो लगातार हैं, और ऐसे तकनीशियन हैं जो हर एक जो कंपोनेंट है PSA प्लांट का उसकी जानकारी हो। अभी मैंने जिसको चार्ज दिया है वो मेरा GNM है, और वो उन्हीं तकनीशियनों से जो कंपनी के थ्रू आया और ट्रेनिंग देखे गए सीखते हैं, और या फ़ोन पर बात करके हम लोग बताते हैं। बट दे आर नॉट एक्सपर्ट अबाउट PSA प्लांट्स, सो हैव डिमांडेड फॉर 3 to 4 trained technicians which will provide service round the clock in the PSA plant। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि अगर पाइपलाइन का लीक है उसको BMSI सील से हम बात कर रहे हैं, और जहाँ पर भी जिस पैनल पर लीक है या जिस पॉइंट पर लीक है उसको यथाशीघ्र कर दिया जाए। उसके बाद भी अधिकतर करीब 35 बेड पर मेरा अब सप्लाई आ रहा, और जो जिस पैनल पर आता है, जिस बेड पर आता है, मरीज को वहाँ पर शिफ्ट करके उसको सेवा दी जा रही है। ये तुरंत शुरू हुआ है और इसको हम लोग वार्ड लेवल पर लग के कराए हैं। मैंने कराया है इस चीज़ को, क्योंकि इसमें ऐसा है कि संगम ऐसा है कि कंप्रेसर वीनस का है, तो आपको एयर ड्रायर किसी और कंपनी का है। इलेक्ट्रिफिकेशन खुद इतना ख़राब करके गया था, जो कंपनी अपने ख़राब करके गया था, कि वो डायरेक्ट वायर्स को, इतना 3 फेज के वायर को वहाँ पर डायरेक्ट लगा दिया था, जिस चलते वो गल जाता था। तो उसके लिए रिले पॉइंट्स आया, रिले पॉइंट्स के थ्रू उसमें जोड़ा गया है कि शॉर्ट सर्किट आगे चल कर नहीं हो। नहीं तो शॉर्ट सर्किट होता तो पूरा जो पैनल बिछाया गया था उस पर, वो लोहा का जो बेड है उस पर बिछाया गया था, और कभी भी आग लग जाता। तो मैंने अग्निशमन विभाग को बुलाया और पूरे बिल्डिंग को उससे सर्टिफिकेशन किया और आग से बचाव का पूरा व्यवस्था किया है। और अभी जो इलेक्ट्रिक सप्लाई जा रहा है वो बहुत सुव्यवस्थित रूप से जा रहा, और 0 संभावना है कि उसमें किसी तरह का शॉर्ट सर्किट हो। और मेरा ये प्रयत्न रहेगा कि मुझे कम से कम 4 कुशल तकनीशियन चाहिए, इसलिए कि 8-8 घंटा की ड्यूटी देंगे, और एक सरप्लस चाहिए, कोई छुट्टी पड़ जाए तो अगला काम करे। और आगे चल के किसी भी मरीज़ को ऑक्सीजन के अभाव के चलते यहाँ पर कोई परेशानी नहीं हो, ये मेरी प्राथमिकता रहेगी। और मेरे पास जहाँ तक डॉक्टर का मानव बल है 10 है, लेकिन 10 में ही जो द बेस्ट है हम लोग देने का प्रयास करेंगे।
तो इतनी सारी बातें आप जो देख रहे हैं, आपने सुना सर की बात को, डॉक्टर अशोक कुमार तिवारी सर की बात जो आपने सुनी, टेक्निकल बातें हैं ऑक्सीजन प्लांट को लेके, जो शायद कोई टेक्निकल इंसान ही जानेगा जो उसकी पढ़ाई किया हो, जो उसके बारे में जानकारी रखता हो, लेकिन सर के पास इसकी पूरी जानकारी उपलब्ध है कि कहाँ क्या परेशानी है। ऑक्सीजन अभी उपलब्ध है यहाँ। सर ने बताया कि 20 से 40 कंटेनर ऑक्सीजन हमारे पास हमेशा उपलब्ध रहता है। तो इस बात को यहाँ खारिज किया जाता है और आगे प्रकरण जानने की और कोशिश की जाएगी कि क्या हुआ था इस मामले में।